हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल पर। वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये होने वाला है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इसेंशियल कोर्स, जहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने 10 साल का वर्क लाइफ एक्सपीरियंस और आपको सिखाऊंगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और उसके स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स। तो बिना किसी देरी के मैं आपको ले चलता हूँ अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का इंट्रोडक्शन। हज़ारों साल पहले जब आदि मानव धरती पर रहा करते थे और किसी भी चीज़ों का इन्वेंशन नहीं हुआ था, ना पेन, ना पेपर, ना कंप्यूटर्स, तब चीज़ों को याद रखने के लिए, चीज़ों को जोड़ने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करते थे टैली मार्कर्स का, जिसमें हम 4 लाइनों को ड्रॉ करते थे और उसे क्रॉस करके एक 5 का सेट बनाते थे। देन कुछ सालों बाद जब सिविलाइजेशन अच्छी हो गई तो कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए, जैसे भेड़ बकरियों को काउंट करने के लिए, गाय बैलों को काउंट करने के लिए इनकी ज़रूरत पड़ने लगी। तो उनकी गिनती करने के लिए, उनकी गणना करने के लिए अबैकस नाम से एक डिवाइस बनाया गया। इनका नाम अबैकस रखा था, जिसमें 1s, 10s और 100 एंड 1000 तक हम क्या करते हैं, नंबर्स को काउंट कर सकते थे। देन 105 AD में हमने फर्स्ट टाइम पेपर इन्वेंट किया, ताकि हम उस पर चीज़ों को लिख सकें, क्योंकि हम बहुत जल्दी चीज़ों को भूल जाते थे। देन 1100 AD में एक नई चीज़ का आविष्कार हुआ, जिसे बोला गया डबल एंट्री सिस्टम। 1979 वो दौर था जब हमारे पास कंप्यूटर आ चुके थे, और तब पहली बार लॉन्च हुआ हमारे लिए विजी कैल्सी। ये एक विजुअल कैलकुलेटर था जिसमें नंबर्स, डिजिट्स हमें दिखते थे, जिनके थ्रू हम अपनी कैलकुलेशन को ईजिली कर सकते थे। और फिर आया साल 1985, 1985, और फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने अपना ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ किया स्प्रेडशीट के लिए, जिसका नाम रखा गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और ये है साल 2024 और आप देख रहे हैं इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल। तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारी आज की वीडियो सीरीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एसेंशियल कोर्स में। सबसे पहला सवाल, ये इसेंशियल क्या है? आपने 2-3 बार सुन लिया, मैं आपको बताया जा रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट इसेंशियल, लेकिन इसेंशियल है क्या? मेरे 10 साल के कैरियर में मैंने कुछ चीज़ें सीखी हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या किसी भी तरह के एनालिसिस में ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आपको शेयर करता हूँ। अभी फ़िलहाल बिग बिलियन डेज़ और ये सब चल रहा है। इसमें एक चीज़ कॉमन होती है, पहले ये जो सामान सेल किया जाता है उसका सारा डेटा रिकॉर्ड किया जाता है, रिकॉर्ड करके उसे एनालाइज किया जाता है। फिर आपको थोड़े दिन बाद एक रिपोर्ट दी जाएगी कि हमने इतने प्रोडक्ट सेल किए, हमने इतने अमाउंट का प्रोडक्ट सेल किया, हमने इतना प्रॉफिट कमाया। ये सारा का सारा क्या आपके साथ शेयर किया जाएगा। ये होता कैसे है? सबसे पहले उन्हें बहुत सारा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। वो जितने भी सेल करते हैं, जितने भी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, सबका डेटा रिकॉर्ड करते हैं, और फाइनली उस डेटा को एनालाइज करके आपके साथ इस रिपोर्ट को शेयर करते हैं, और अपने स्टेक होल्डर्स को अपनी कंपनी में चीज़ शेयर करते हैं कि हमने इतना प्रोडक्ट सेल किया है, उससे हमें इतना प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो ठीक उसी तरह एक्सेल में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले हमें डेटा को स्टोर करना होता है, उसे ऑर्गेनाइज वे में स्टोर करना होता है। जस्ट ऐसे ही नहीं कि हम किसी भी शीट में जाएं, कुछ लिख दें, कुछ एक्सेल में कहीं भी लिख दें, नहीं, उसे एक प्रॉपर मैनर में स्टोर किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप ये जो इमेज देख रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग, अब आप देखोगे इसमें जो डेटा है एक कॉलम और टेबुलर फॉर्म में डेटा स्टोर किया हुआ है, एम्प्लॉय का नाम और रेटिंग। तो ये जो शुरू के 2 टाइटल हैं, इसको देखकर आपको समझ में आता है इसके नीचे जो डेटा है वो क्या है। जैसे एम्प्लॉय नेम में आपको समझ में आता है कि यहाँ पर एम्प्लॉय का नाम होगा, जैसे अरुण, कारला, एमी, फलाना सो भी है। एंड देन जब आप देखते हैं रेटिंग वाला कॉलम, तो यहाँ कुछ रेटिंग है 2.7, 4.0, 4.0, 4.0, 3.0, 5.0। जब हम इसको देखते हैं शायद हमें समझ में ना आए कि विच इज़ गुड एंड विच इज़ बैड, बट यहाँ पे ऑर्गेनाइज करने वाले ने एक चीज़ किया है कि अगर आप देखोगे 5 रेटिंग के पास स्माइली लगा दिया है, जबकि 2.7 के पास जो फेस है वो एक सैड फेस है। बाकी आप 4 रेटिंग जितने भी है, 4 रेटिंग पे उन्होंने स्माइली फेस रख रखा है, जो कि हैप्पी फेस है। इस तरह से डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाता है ताकि डेटा आपको समझ में आए और जो भी डेटा का व्यूअर है उसको डेटा समझ में आए। और सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि जब भी हम कोई डेटा बनाते हैं, वो डेटा हमें रीयूज़ होना है, वो डेटा हमें एनालाइज करना है। सपोज दैट
मान लीजिए आप HR में हैं, आपने सारे एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस को तो मेंटेन कर लिया है, अब आपको सैलरी बनाना है। तो सैलरी के लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि उसका बेसिक सैलरी क्या है, कितने नंबर ऑफ़ डेज़ वो ऑफिस में प्रेजेंट रहा है, उसने कोई लीव लिया है, पेड लीव्स है, अनपेड लीव्स है, देन आप उसको मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन करके फाइनली उसकी सैलरी बनाते हैं। ठीक है, या फिर आप कोई सेल्स मैनेजर हैं या आपके जोनल मैनेजर हैं और आप ये देखना चाहते हैं कि मेरी टीम में किसने कितना सेल किया है, किसने कितना हाईएस्ट सेल किया है, सबसे ज़्यादा सेल किसका हुआ है, वो सब देखने के लिए भी आपको डेटा को क्या करना पड़ता है, कंप्यूट करना पड़ता है, कैलकुलेट करना पड़ता है। तो कंप्यूट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में वाइड रेंज ऑफ फॉर्मूलाज हैं, हम सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, सम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, एवरेज कर सकते हैं, हम डेटा को और भी तरह से मैनिपुलेट करके उसे रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है, जिसे कहते हैं कि आपने सारा काम कर लिया, सारा काम करने में आपको घंटा, 2 घंटा, 4 घंटे भी लगा होगा, लेकिन आपको जिसे उसे प्रेजेंट करना है वो मीटिंग में आता है सिर्फ 10 मिनट के लिए, 15 मिनट के लिए। जैसे मेरे साथ होता है, अक्सर हम लोग पूरे महीने काम करते हैं और CEO के साथ जब हम उस डेटा को शेयर करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, तो हमें सिर्फ 20 मिनट, 25 मिनट, कभी कभी आधे घंटे का ही टाइम मिलता है। और उस आधे घंटे के टाइम फ्रेम में हमें उन्हें पूरी एनालिसिस दिखानी भी है एंड समझानी भी है। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है और ये जब ही हो सकता है जब आपका डेटा प्रॉपरली विजुअलाइज होगा। ठीक है, जैसे टेम्पल के लिए यहाँ पे एक इमेज लगाई है। अब इस इमेज को देखकर आप तुरंत समझ सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट जो है वो बैनर है, इसका कॉस्ट है, देन फिर स्पीकर, देन फिर बुक्स का है, देन फूड का है, देन टिकट का है, देन स्पीकर्स का है। सो जब भी हम किसी डेटा को देखते हैं तो एनालाइज करने के लिए हम टॉप और बॉटम पे जाते हैं। तो टॉप हमें बैनर मिल गया एंड बॉटम हमें स्पीकर मिल गया। तो डेटा को आपको स्टोरी टेलिंग वे में समझाने के लिए विजुअलाइज का बहुत ज़रूरत होता है, आपको डैशबोर्ड बनाने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो ये 3 चीज़ें जो मैं मानता हूँ मेरे 10 साल के करियर में मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत ज़रूरी है। आपको ये आना चाहिए तो आपको कोई भी काम में प्रॉब्लम नहीं होने वाली। किसी भी तरह की रिपोर्ट, किसी भी तरह के डैशबोर्ड और किसी के सामने भी आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल वो भी कॉन्फिडेंस के साथ। अब ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब मेरे पास जॉब नहीं थी, मैं फ्रेशर था, और जब भी मैं लिंक्डइन पे जाकर अपनी प्रोफाइल अपडेट करता और जॉब सर्च करता तो मैं देखता उसमें एक्सेल बहुत ज़रूरी था। उस टाइम मुझे एक्सेल नहीं आता था, बहुत मुश्किल था मेरे लिए फर्स्ट जॉब को पाना। एक्सेल बहुत इसेंशियल स्किल थी उस टाइम पर, मैंने देखा। और आज भी मैं कई लोगों का इंटरव्यू भी ले चुका हूँ। एक्सेल मस्ट है, कुछ हो ना हो एक्सेल आना चाहिए। सिर्फ आपको अपने काम को रिकॉर्ड करने के लिए भी एक्सेल आना चाहिए। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे हैं, आप इसको देखते रहिए, इस पूरी सीरीज़ को देखिए ताकि आप एक्सेल अच्छे से सीख जाएं और जॉब रेडी रहें। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ बातें हैं जो और हम बता देते हैं बता देता हूँ आज की इस वीडियो इंट्रोडक्शन में। जैसे कि जब हम एक्सेल की बात करेंगे तो आपको सेल, वर्कशीट एंड वर्कबुक, ये सब बहुत ज़्यादा इंटरचेंजली सुनने को मिलेगा। ये चीज़ें होती क्या हैं मैं आपको इन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि वर्कशीट, इसके नाम में ही शीट आता है। ये एक शीट एक ब्लैंक पेपर की तरह या इसे कैनवस की तरह हमें मिलता है। और क्या होता है, जैसे आप एग्ज़ाम में क्या होता है, बहुत सारी शीट्स होती हैं, उसमें आप सारा अपना एग्ज़ाम का आंसर्स लिखते हैं। तो शीट क्या है, इसमें ऐसा है, मल्टीपल शीट्स होती हैं। एक्सेल में मल्टीपल शीट्स होती हैं। तो जैसे आप देखेंगे अभी जब भी आप एक्सेल ओपन करेंगे, हो सकता है आपको 3 शीट्स रेडीली उसमें मिले एक्सेल वर्कबुक में। तो अभी जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको दिखा रखा है शीट 1, शीट 2, इनका डिफ़ॉल्ट नाम यही रहता है। नेक्स्ट थिंग जो हम सुनने वाले हैं वो है सेल्स। सेल्स होते क्या हैं? सेल्स अगर आप देखेंगे कॉलम एंड रोज, इसको हम जो एरिया इंटरसेक्ट करता है इसको हम सेल कहते हैं। तो अगर आप देखेंगे इस स्क्रीन पर, ये कॉलम है और ये एक रो है। तो अगर मैं इस पॉइंट को रीड करना चाहूँ तो मैं कहूँगा C नंबर कॉलम में 6 नंबर रो, C6। तो जो एक्सेल में जो एड्रेस होता है वो कॉलम देन रो से रेफ़र किया जाता है। जैसे A1, B1, C1, A2, B2, C2। आगे चल के आपको इनको बहुत यूज़ करना पड़ेगा, तो इन्हें आप अभी समझ लें। बाकी अगर नहीं भी समझ में आया तो आगे आप बहुत जल्दी यूज़ टू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो होता है वो है वर्कबुक।
जैसे इसका नाम बताता है, ये एक बुक है और बुक क्या करती है, बहुत सारे पेजेस को अपने अंदर कंटेन करती है। लेकिन बुक की एक सबसे बड़ी खासियत क्या होती है कि बुक के ऊपर होता है उसका टाइटल, जिससे हमें पता चलता है कि इस बुक के अंदर जो पेजेस हैं उसमें क्या कंटेंट हो सकता है। सेम उसी तरह कि जो हमारे एक्सेल में जो शीट्स होती हैं, बहुत सारे पेजेस होते हैं, वो क्या कंटेंट करता है, उसके हमने अंदर क्या स्टोर किया है, उसकी जानकारी को हम नोट करते हैं वर्कबुक में। तो वर्कबुक का जो टाइटल होता है, जो एक्सेल फाइल का टाइटल होता है, उससे हमें पता चलता है कि उसमें हमने क्या स्टोर किया है। कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ आज की वीडियो में, जो आपको ज़्यादा सुनने को मिलेगा, जैसे है मेन्यू एंड टैब्स। इनको मेन्यू भी कहते हैं, कुछ लोग टैब्स भी कहते हैं। आपको फीचर वीडियो में सुनने को बहुत मिलेगा। अलग अलग टैब्स होते हैं, अलग अलग ये होते हैं, फाइल, एडिट, व्यू, ठीक है। आगे हम इनका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, जब भी आप किसी मेन्यू पे क्लिक करते हैं, जैसे फाइल पे क्लिक करते हैं या एडिट पे, तो उसके कुछ ऑप्शंस हमें यहाँ दिखाई पड़ते हैं। इन ऑप्शन का यूज़ करके ही हम एक्सेल में सारा काम करते हैं। नेक्स्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है हमारा फॉर्मूला बार। जब भी हम कोई फॉर्मूला टाइप करेंगे तो वो हमें सेल क्या होता है, सेल का साइज़ इतना छोटा ही होता है हमेशा, इसलिए वो हमें पूरा फॉर्मूला कंप्लीट इस मेन्यू फॉर्मूला बार में दिखाई देता है। देन सेल, रो एंड कॉलम, जैसे मैंने बताया, सब कुछ हम इसमें स्टोर करने वाले हैं, तो ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आने वाली वीडियो में इनका बहुत यूज़ होने वाला है। सो आज की वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और आपको अच्छा लगा जैसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो एक्सेल सीखना चाहते हैं और उन्हें बहुत मुश्किल हो रही है इंग्लिश ट्यूटोरियल देखकर सीखने में। तो आप उन्हें ये वीडियो रिकमेंड कीजिए। इस वीडियो को आप भी लाइक करें ताकि इस वीडियो की आने वाली सभी जो सीरीज़ की वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।